हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है इडियम फ्रेज का पार्ट पार्ट 11th वीडियो। ठीक है, और एक्सरसाइज 2 ही चल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें 30 क्वेश्चन कर लिए थे। एक्सरसाइज 2 का 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ये 31 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ही सही था अपना। ठीक है, चलिए अब ठीक है ना, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क आता है। आइए, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। अब मान लीजिए अब मान लीजिए इतना सारे लोग हैं, ठीक है? और ये भाई साहब, आप फोटो में देखिए, इधर जो इमेज लगा हुआ है इसमें आप देखिए, ठीक है? ये भाई साहब बातों को इधर-उधर करके बता रहे थे, यानी किसी टॉपिक को घुमा-फिरा कर बता रहे थे। तो सभी लोग का दिमाग काम नहीं करने लगा कि यार एक ही टॉपिक को ये कई तरीके से घुमा के बोल रहा है। तो सभी लोगों ने कहा कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। कहते हो ना, किसी कोई आदमी जब घुमा-घुमा के बात करता है तो कहते हो कम टू द पॉइंट, मतलब अपने पॉइंट पर आ जाओ। कम टू द पॉइंट, कम मतलब आ जाओ पॉइंट पर। किस पर? पॉइंट पर, है ना? आ जाओ कहाँ? पॉइंट पर, मतलब अपनी बातों पर आ जाओ, अपने मुद्दे पर आ जाओ, मेन मुद्दे पर आ जाओ। ऐसा कहते हो ना कि आप मेन मुद्दे की बात करो या मेन मुद्दे पर आ जाओ, या कहते हो कम टू द पॉइंट। अगर इडियम ऐसे बोलचाल की भाषा में बोलते हो ना कि मतलब कि अपने मुद्दे पर आ जाओ, है ना? मेन मुद्दे पर आ जाओ, ऐसे कहते हो कि नहीं? ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। और अगर इसी को इडियम में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट मतलब अपने पॉइंट पर आ जाओ या मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करो। टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इश्यू, है ना? यानी कि जो रियल इश्यू है उसके बारे में बात करो। बोलो पूरा प्लानिंग के साथ। बोला ना कि टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इश्यू, यानी कि जो रियल इश्यू के बारे में आप पूरा प्लान करके बताओ सही तरीके से। कम टू द पॉइंट मतलब अपने पॉइंट पर आओ और सही मुद्दे की बात करो। इसका अर्थ यही निकला कम टू द पॉइंट का मतलब। क्लियर? याद हो गया होगा बड़े भैया? पढ़ें? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो, और इसको बहुत बार देखा गया एग्जाम में हॉट पोटैटो को, ठीक ना? हॉट पोटैटो को आप देखेंगे, हॉट पोटैटो, देखो ये ब्लैक बुक से ही सारे क्वेश्चन को उठाए गए हैं और सभी क्या हैं? एमसीक्यू टाइप में है, ठीक है? जो जो मेन लगा इडियम है ना, उसको मैं इस तरीके से उठाकर प्रॉपर है ना इसे लगा देता हूँ यहाँ, ताकि आपको मुझे समझाने और आपको समझने में आसान हो जाए, ठीक है? चलिए, हॉट पोटैटो, इसका मतलब क्या होता है? कंट्रोवर्सी, है ना? एक कंट्रोवर्शियल। हॉट पोटैटो का मतलब होता है विवादास्पद एवं संवेदनशील, मतलब विवाद का होना, क्या होना? विवाद का होना। हॉट पोटैटो, है ना? हॉट पोटैटो एक इडियम है जिसका मतलब होता है विवाद होना, है ना? विवाद का कारण बन जाना, होता है ना? इस इलेक्शन में आलू से सोना निकलेगा, इसे एक हॉट इश्यू बना दिया गया है। आलू से सोना निकलेगा, इस इलेक्शन में आलू से सोना निकलेगा, इसे एक हॉट इश्यू बना दिया गया है, मतलब कि विवादास्पद मुद्दा बना दिया गया है। ऐसा ही लिखा हुआ है ना? इस इलेक्शन में आलू से सोना निकलेगा, इसे एक हॉट इश्यू बना दिया गया। हॉट पोटैटो बना दिया गया, मतलब एक हॉट मतलब कि है ना? एक गरम बातें बना दी गई इसको, मतलब एक अलग किस्म की बातें बना दी गई, हॉट पोटैटो बना दिया गया। क्या बना दिया? हॉट पोटैटो बना दिया गया। तो इस इलेक्शन में आलू से सोना निकलेगा, इसे एक हॉट इश्यू बना दिया, है ना? काफ़ी खतरनाक इश्यू बना दिया गया। A controversial issue or situation which is awkward to deal, है ना? जिसको डील करने में क्या होती है? awkward होती है, अजीब किस्म का लगता है ना? अजीब किस्म की अजीबो-गरीब किस्म से क्या करता है उसको हैंडल करता है, डील करता है, ठीक है? हॉट पोटैटो का मतलब यही हुआ कि कंट्रोवर्शियल इश्यू कर देना, है ना? मतलब कि एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा बना दे, यानी विवाद खड़ा कर देना। हॉट पोटैटो का मतलब क्या? विवाद। चलिए आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
लिखता है क्लिंच द इशू, क्लीन। अब कहते क्लिंच, तो क्लीन मतलब क्लीन चीट, क्लीन चीट, क्लीन से आता है क्लीन चीट, क्लिंच क्लीन चीट, है ना, क्लीन से आता है क्लीन चीट, ठीक है, क्लीन और सी एस से याद रखेंगे चीट, क्लीन मतलब क्लीन सी एल आई एन से क्लीन याद रखेंगे, सी एस से याद रखेंगे चीट, क्लीन चीट। और इशू, इशू मतलब क्या है, विवाद। उस विवाद से उसको कोर्ट से क्लीन चिट दे दी, मतलब कि विवाद खत्म कर दिया। देखते हो आप लोग कोर्ट में क्लीन चिट दिया जाता है, यानी जिस पर कोई मतलब कि मान लो और कोई आदमी है और उसने कोई गुनाह नहीं किया, ठीक है? जब कोर्ट उसे जब उसे कोर्ट करार कर देता है कि ये आदमी निर्दोष है, क्या है? निर्दोष है, तो फिर उसे कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिलती है, क्या मिलती है? क्लीन चिट मिलती है ना? तो क्लींच मतलब क्लीन चिट, सीएस याद रखेंगे चीट, ठीक है? क्लीन चिट, क्लीन और सीएस याद रखेंगे चीट, क्लीन चिट। यानी क्लीन चिट मिलता है, क्लिंच द इशू, मतलब क्लीन चिट मिली इशू के लिए, उस विवाद के लिए, मतलब डिसाइड द मैटर, मैटर यानी विवाद खत्म करना, विवाद को खत्म कर देना। अब क्लीन चिट जब दे दी गई, यानी क्लीन इशू मतलब उस विवाद या मुद्दे, उस विवाद के लिए जब किसी आदमी को क्लीन चिट दे दिया गया कि नहीं आप निर्दोष हो, क्या हो? निर्दोष हो। इसका मतलब है क्या? कि विवाद खत्म करना, विवाद को खत्म कर दिया वहीं, ठीक ना? डिसाइड द मैटर, मैटर को डिसाइड कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। द रेड कारपेट ट्रीटमेंट, रेड कारपेट ट्रीटमेंट। अब रेड कारपेट ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो गया? रेड कारपेट। अब रेड इतना से याद रखेंगे, इस एडियम को अगर याद करना हो तो बस इतना याद रखेंगे, रेड कारपेट। देखते हो जब कोई मतलब इस तरीके से देखना, फिगर को ध्यान से, इस मतलब कि है ना, इस इमेज को देखना, इस इमेज को देखना ध्यान से। अब कोई आदमी मान लो कि मतलब कि रेड कारपेट, मान लो आपके लिए कोई स्पेशल आदमी आ रहे हैं, क्या है? आप एक बड़े मतलब कि बड़े पोस्ट पर हो और आपसे मिलने के लिए आपसे भी ऊंचे ओहदे का आदमी आ रहा है मिलने के लिए। एक बार फिर से समझना इस बात को। मान लो ऐसा सपोज करो कि आप जिस पोस्ट पर हो, ठीक है? वो भी अपने आप में एक खतरनाक पोस्ट है। खतरनाक कहने का मतलब यह है कि मतलब कि ये समाज में जो है उसकी अच्छी रोल है, मतलब कि बहुत बढ़िया है वो। और मान लीजिए आपका सीनियर आपसे मिलने आ रहा है, ठीक है? आपके घर पर, हाँ? आप जिस टाइम छुट्टी में हो या छुट्टी में हो मान लो, और आप चाहते हो कि उनका भव्य स्वागत करें अपने घर, जब हमारे घर जब वो आए, हमारे सीनियर जब हमारे घर आए तो उनका भव्य स्वागत करें, है ना? तो आप क्या करते हो? रेड कारपेट बिछाते हो, क्या बिछाते हो? रेड कारपेट। इस तरह का जो कालीन होता है आप बिछाते हो ना, रेड कारपेट, रेड कारपेट बिछाते हो, हाँ? ये रेड चटाई बिछाते हो ना इस तरीके से, शादी में आप लोग देखते होंगे, ठीक है? यानी मतलब कि जिसको मतलब अच्छी स्वागत करना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कारपेट बिछाते हैं ना, कालीन को बिछा देते हैं, कारपेट को बिछा देते हैं। तो रेड कारपेट का मतलब क्या हो गया? रेड, रेड मतलब लाल और कारपेट मतलब दरी या कालीन, जो भी कह लो, दरी या कालीन। तो रेड कारपेट का मतलब क्या हो गया? रेड कारपेट आप बिछाते हो किसी की स्वागत में, किसी की स्वागत में। या फिर देखो यहाँ कितना अच्छा बढ़िया लिंक लगाया है कि जब मुख्यमंत्री या कोई बड़ा नेता आता है तो उसके स्वागत के लिए हम लोग क्या करते हैं? शानदार तरीके से, है ना, कालीन बिछाकर स्वागत करते हैं, कालीन बिछाकर स्वागत करते हैं। सही बात है। तो रेड कारपेट हम बिछाते हैं इसलिए ताकि उस पर हमारे मुख्यमंत्री अपनी, है ना, कोमल चरणों को उस पर रखकर, है ना, आएँ और 2 बातें हमारे बीच कहें। ऐसा ही कहते हैं ना, तो रेड कारपेट का मतलब क्या हो गया? भव्य स्वागत, यानी किसी आदमी के भव्य स्वागत में हम लोग रेड कारपेट बिछाते हैं। रेड कारपेट मतलब क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया अ वेरी स्पेशल वेलकम, मतलब बहुत ही अलग और हट के जब आप स्वागत करते हो किसी को, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग? रेड कारपेट बिछाते हैं, रेड कालीन लगाते हैं वहाँ, ठीक है? चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 35। थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आइज। अब मान ली थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो मतलब फेंकना, डस्ट मतलब धूल, इनटू समवन्स आई मतलब किसी की आंख में आप धूल को क्या करते हो? दे डालते हो। मतलब क्या करते हो? आप उसके साथ मिसलीड करते हो, धोखा देते हो, डिसीव करते हो। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे, काफी इजी है। चलिए
आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं अगले स्लाइड में। 36 स्लाइड हमारा हो जाएगा 36, यही होगा। चलिए, बहुत ही प्यारा ईडीएम आप लोगों के सामने है। ये 36 नंबर ईडीएम को देखते हैं। लिखता है बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून, है ना, यानी कि जन्म लिया, ये जन्म होना। बी मतलब क्या होता है? होना। क्या होना? बोर्न होना। विद अ सिल्वर स्पून, सिल्वर स्पून मतलब कि बी मतलब होना, बोर्न मतलब जन्म होना, एक सिल्वर स्पून के साथ, एक सिल्वर स्पून के साथ, एक सिल्वर स्पून के साथ क्या होना? जन्म होना, जन्म होना। मतलब कहता है ना कि चांदी का चम्मच लेकर, सिल्वर मतलब क्या होता है? चांदी होता है। सिल्वर मतलब क्या होता है? चांद। यहाँ पे देखो लिंक लगा कि बोर्न मतलब जन्म लेना, और सिल्वर मतलब चांदी, स्पून मतलब चम्मच होता है। स्पून मतलब क्या होता है? चम्मच होता है। अब मान लीजिए सिल्वर का चम्मच लेकर कोई जन्म लिया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो जन्म लिया और सिल्वर का चम्मच था उसके हाथ में, ऐसी बात नहीं है। जब ये अमीर परिवार में जन्म लेता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि वो चांदी का चमचा लेकर के जन्म हुआ था, और ये चांदी का स्पून लेकर के जन्म लिया था यार। तभी इसका तकदीर कितना अच्छा है, जो इतने बड़े खानदान में जन्म लिया, है ना? इस तरीके से हम लोग सोचते हैं। सही बात है या नहीं? यानी समझ गए ना कि बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून, बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून। अब अनंत अंबानी की बात कर लो, ठीक है? आते हैं अनंत अंबानी की टॉपिक पर, है ना? अब अनंत अंबानी, मान लो कि अनंत अंबानी की जगह पर आप क्यों नहीं चले गए? मुकेश अंबानी के घर अनंत अंबानी की जगह पर आप क्यों नहीं जन्म ले लिए? तो नहीं, हम लोग का तकदीर उतना अच्छा नहीं था, और कोई नहीं यार, जहाँ हैं हम लोग अच्छे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उनकी बात किया जाए तो देखो, उनको कह सकते हैं हम कि बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, कि आप सिल्वर स्पून को लेकर के जन्म लिए थे, चांदी का चम्मच लेकर जन्म हुए थे, तभी तो आपको ऐसा परिवार मिला, ऐसा खानदान मिला, है ना? इतना ऊँचे ओहदे वाले परिवार मिले। इस तरीके से द बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून का मतलब क्या होता है? यानी कि सिल्वर का चम्मच, यानी कि चांदी का चमचा लेकर पैदा होना, मतलब बहुत अमीर परिवार में जन्म लेना, है ना? धनी परिवार में जन्म लेना, ठीक है? बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, यानी कि जन्म होना, है ना? बी बोर्न इन रिच फैमिली, रिच फैमिली में क्या होना? जन्म होना। समझ गए? ये तो काफ़ी ईज़ी था यार, समझ में आ जाना भी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। लिखता है कि वेट बिहाइंड, वेट मतलब भिगाना, और बिहाइंड मतलब पीछे, ईयर्स मतलब कान के पीछे भिंगाना, भिगाना, है ना? कान के पीछे भिगाना। वेट मतलब भिगाना, वेट मतलब क्या? गीला करना या भिगाना। बिहाइंड मतलब पीछे, ईयर मतलब क्या है? कान, यानी कान के पीछे भिगाना। अब बच्चों को दोगे नहाने के लिए, अब मान लो यहाँ कोई टब रख दी, है ना? इसमें पानी है, क्या है? पानी है, ठीक है? और इसमें मैंने एक जग रख दिया, ठीक है? और यहाँ हमारा मुन्ना है, ठीक है? मुन्ना का हेयर स्टाइल बना देते हैं। ये हमारा मुन्ना है, ठीक है? ये जब नहाने जाएगा ना, तो इसको पकड़ेगा और पानी को यूँ इधर पूरा पीछे फेंक देगा। आपके घर में कोई बच्चा होगा तो देखे होंगे, उसको नहाने का तरीका अलग होता है। वो पानी को उठाता है और फेंक देता है, मतलब कि अपने माथे पर। पानी को उठाता है और अपने माथे पर फेंक देता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि हम पूरी तरीके से भीग भी रहे हैं या नहीं भीग रहे हैं। समझदार लोग होते हैं तब ना पानी को अपने शरीर पर गिराता है ना? नहाने के टाइम में शरीर पर अपना पूरा पानी गिराता है, लेकिन बच्चे को क्या समझ में आएँगे? वो समझता नहीं है, तो वो क्या करता है? वेट बिहाइंड द ईयर्स, मतलब कान के पीछे भिगा लेता है ना? आगे-पीछे हर जगह भिगाना चाहिए तो वो कान के पीछे ही भिगाता है, ठीक है? मतलब अनुभवहीन होना, मतलब उसको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या हो गया? वेट मतलब गीला करना, बिहाइंड मतलब पीछे, ईयर मतलब कान, कान के पीछे भिगाना, है ना? कान के पीछे भिगाना। मतलब बच्चे ये जो हैं, मुन्ना हमारा,
ये मतलब क्या है, कान के पीछे भींगा लेता है, कान के पीछे भींगा लेता है और पूरा आगे का मतलब पूरा जो है ना? फ्रंट साइड जो है इसका भीगता ही नहीं है, यानी कि आधा-अधूरा नहा पाता है। क्योंकि इसको पता नहीं है कि किस तरीके से नहाया-धोया जाता है ना? जब हम लोग की तरह हो जाएगा बड़ा, जवान हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसे समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी इसको समझ में नहीं आता है, मतलब ये क्या है? इमैच्योर है, क्या है जी? इमैच्योर है, इनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब इसके पास एक्सपीरियंस नामक कोई चीज़ अभी नहीं है ना? लैकिंग एक्सपीरियंस है, मतलब कमी है एक्सपीरियंस की, बच्चों में अभी एक्सपीरियंस की कमी है, तभी तो ये करता है वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट मतलब भींगाना, बिहाइंड मतलब पीछे, ईयर्स मतलब कान के पीछे भींगा लेता है। समझ में आ गया होगा? मैं 2-3 बार बातों को इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाए, आप समझ सकें उन बातों को, ठीक ना? और फिर भी ना समझ में आए, तो कमेंट सेक्शन खाली है आपके लिए, ठीक ना? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ग्रीक टू समवन, ग्रीक टू समवन। अब ग्रीक, ग्रीक समवन मतलब किसी का, अब किसी का लैंग्वेज मान लो ग्रीक शब्द में लिखा हुआ है, तो आप देखते हो ग्रीक शब्द क्या होता है, एकदम काफी टफ होता है, टफ लैंग्वेज होता है। अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पर सॉरी यार, सॉरी यार, चलिए कि 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ग्रीक टू समवन। अब ग्रीक से समझते हैं। अब ग्रीक लैंग्वेज इतना टफ होता है कि हम लोग पढ़ नहीं पाते, ठीक है? देखिए यहाँ ग्रीक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, क्या आप पढ़ पा रहे हो? नहीं, हम भी नहीं पढ़ पा रहे यार, है ना? आपके बगल में जो बैठे हैं, वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसको नहीं, तो ग्रीक लैंग्वेज जो होता है थोड़ा-सा टफ होता है ना? हार्ड होता है, जिसको आप समझ नहीं पाते हो आसानी से। तो ग्रीक टू समवन, तो ग्रीक से ही याद रख लेंगे कि ग्रीक लैंग्वेज जो होता है काफ़ी टफ होता है। क्या होता है? टफ होता है। मतलब समथिंग इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू समवन, मतलब समझ से बाहर होना। ग्रीक लैंग्वेज जो होता है वो समझ से क्या होता है? बाहर होता है, समझ से बाहर होता है। ग्रीक टू समवन मतलब किसी के पल्ले ना पड़ना। ग्रीक शब्द जो होता है थोड़ा-सा टफ होता है। क्या होता है? टफ होता है। ये लैंग्वेज क्या होता है? टफ होता है, समझ से बाहर होता है। चलिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। टू बाय अ लेमन, यानी लेमन खरीदना। बाय मतलब खरीदना, एक लेमन मतलब एक नींबू को खरीदा, ठीक है? अब मान लीजिए क्या करते हैं, अब मान लीजिए आप एक नया-नया फोर व्हीलर लिए, ठीक है? नया-नया फोर व्हीलर लिए, अब नया-नया फोर व्हीलर लिए और उसमें ना जाने मतलब कि क्या हो गया कि एक से एक के बाद एक खराबी आते जा रहा है। मतलब कभी इंजन को ठीक करवाए, तो जो वाइपर लगा होता है वो खराब हो गया, वाइपर को ठीक करवाए तो लाइट खराब हो गया, लाइट को ठीक करवाए तो अंदर का जो साउंड था वो खराब हो गया। इस तरह से मतलब कि एक के बाद एक परेशानी खड़ा करते जाता है, यानी खड़ा कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है, गाँव घर में लोग कहते हैं, इसमें देखना है ना? इमेज को देखिए, कहता है इस तरीके से आप मिर्ची और लेमन का एक माला बनाइए और एक धागा में पिरो करके इसको गाड़ी में लगा दीजिए, गाड़ी में लगा दीजिए। आपका सारा बला टल जाएगा, है ना? जो भी मुसीबतें हैं वो क्या हो जाएगी? टल जाएगी। ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है? तो टू बाय अ लेमन यानी कि एक लेमन आप खरीद लो, लेमन और मिर्च को धागा से लपेटो और गाड़ी में क्या करो? बाँध दो, गाड़ी में बाँध दो। तो उससे क्या हो जाएगा? सारी बलाएँ टल जाएगी, ऐसा कहता है। तो ऐसा कब कहता है? जब परेशानी से काफ़ी परेशानियों को झेल रहा होता है आदमी तब, है ना? बाय अ लेमन का मतलब हो गया टू परचेज़ अ व्हीकल दैट कॉन्स्टेंटली गिव्स प्रॉब्लम, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। ऐसा वाहन खरीदना जो हमेशा परेशानियाँ खड़ा करती है ना? तो क्या कहता है? टू बाय अ लेमन। लेमन कब खरीदते हैं हम लोग? लेमन तब खरीदेंगे, याद ऐसे रखेंगे कि लेमन को हम लोग तब खरीदेंगे, लेमन कब खरीदा गया? इसको याद करने का तरीका है कि बाय अ लेमन, लेमन खरीदा गया, लेमन खरीदा गया, लेमन और मिर्च दोनों को गाड़ी से बाँधा गया, क्यों? क्योंकि एक ऐसी वाहन थी जो एक के बाद एक परेशानी खड़ी करती जा रही थी। ठीक है? तो गाँव वाले ने सजेशन दिया, बड़े बुजुर्ग सजेशन दिया कि तुम ऐसा करो कि गाड़ी में नींबू और मिर्च का एक धागा से बाँध कर के लपेट के लगा दो। ठीक है? तो ऐसा कब लगाया गया?
तो एक गाड़ी को परचेज़ किया था, टू परचेज़ अ व्हीकल दैट कॉन्स्टेंटली गिव्स प्रॉब्लम्स, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देता है ना? तो ऐसे कंडीशन में ऐसा करते हैं, बाय अ लेमन, क्या करते हैं? बाय अ लेमन। याद हो जाएगी? ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं, ठीक है? लिखता है अ मंथ ऑफ संडे। अ मंथ ऑफ संडे, अ मंथ ऑफ संडे का मतलब हो गया, अब मान लीजिए एक दिन का एक संडे, है ना? एक संडे की बात करते हैं, एक संडे की बात करते हैं, 2 संडे की बात करते हैं, ठीक है? अब 2 संडे, अब लगातार अब मान लो कि आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इस तरीके से सबको आप संडे की तरह ही यूज़ कर लो। संडे की तरह ही यूज़ कर लो, है ना? यानी कोई भी दिन हो, लेकिन आप उसको 1 मिनट यार, लिखता है कि अ मंथ ऑफ संडे, 1 मंथ, है ना? 1 मंथ पूरा अगर संडे हो जाए, 1 मंथ पूरा संडे हो जाए, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख सब संडे ही हो जाए, सब संडे ही हो जाए, मतलब बहुत लंबा समय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बहुत लंबे समय का संडे हो जाएगा। ए मंथ ऑफ संडे का मतलब है 1 मंथ का संडे। अब सोचो 1 मंथ का संडे, 24 आवर का होता है संडे, तो वो चलो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 1 महीने का पूरा संडे हो जाए, तो ये काफ़ी क्या हो जाएँगे, लॉन्ग हो जाएँगे। तो अ लॉन्ग टाइम की बात कर रहा है, ठीक है? लॉन्ग टाइम की बात कर रहा है। अ मंथ ऑफ संडे का मतलब क्या हो गया? अ मंथ मतलब पूरा, पूरा 1 महीने का संडे हो जाना मतलब क्या है? लॉन्ग टाइम की बात कर रहा है, लॉन्ग टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है? बहुत लंबे समय की बात कर रहा है, लॉन्ग टाइम। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।